हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस टेस्ट को लेके। तो यहाँ मैं 6 प्रैक्टिस टेस्ट आपको करवा चुकी हूँ जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट से भी बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसके 7वें प्रैक्टिस टेस्ट को। ये हमारा 7वां प्रैक्टिस टेस्ट है। तो यहाँ हिंदी भाषा के देखिए 100 प्रश्न आपको सामान्य भाषा के पूछे जाएंगे पेपर में, जिसमें 30 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होंगे और 70 प्रश्न जो है आपसे हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर उन 70 प्रश्नों का संकलन मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ और एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है, दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा। तो दुरुपयोग का जब हम विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दुह जमा उपयोग, दुर जमा उपयोग या फिर दुर जमा उपयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुह जमा उपयोग। गेट्स हटा दो बेटा। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, क्योंकि क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। अब मैंने आपको कल भी बताया था, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है कि आपको किस प्रकार से इसको पहचानना है। मतैक्य, अब इस पे कितनी मात्राएं हैं? तो इस पे 2 मात्राएं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी शब्द में आपको एक मात्रा दिखे तो वहां पे हमारा क्या होता है? गुण संधि होता है। और जहां पर 2 मात्राएं दिख जाए, ऐसे या फिर ऐसे, वहां पर क्या हो जाएगा? तो गुण में क्या होता है? गुण में वृद्धि हो गई, गुण बढ़ गया, तो क्या आ जाएगा? वृद्धि संधि आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। मतैक्य में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोजनालय का संधि विच्छेद है। भोजन जमा आलय, भोजन जमा लय या फिर भोजना जमा लय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजनालय का संधि विच्छेद होता है यहाँ पे भोजन जमा आलय। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? दत्तचित्त, दत्तक या फिर त्याज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहा जाता है? तो गोद लिए पुत्र को दत्तक पुत्र जो है कहा जाता है। वहीं पे जिस चीज का त्याग कर दिया गया हो, त्याग देने योग्य को त्याज्य कहा जाता है। और दत्तचित्त क्या होता है? तो किसी काम को चित्त लगाकर करने वालों को दत्तचित्त कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सारा पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयोग अर्थ वाला सही युग्म क्या है? तो मंदिर का अर्थ क्या है और मंदिरा का? पूजा घर, पुजारी, घर या फिर सवारी, गुफा या फिर बड़ी गुफा। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मंदिर का जो अर्थ होता है वो होता है देवालय यानी पूजा घर। वही बात करें मंदिरा का, देखिए यहाँ पे पूजा घर दिया हुआ है तो हम पूजा घर तो मान लेंगे, लेकिन मंदिरा का अर्थ यहाँ पर पुजारी दिया हुआ है, जो कि गलत है। मंदिरा का जो अर्थ होता है वो होता है अश्वशाला। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। मंदिर का अर्थ होता है देवालय या फिर पूजा घर, मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या। तो राइट आंसर है यहाँ पे श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ यहाँ पे कौन सा है? तो वो है अपेक्षा और उपेक्षा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो द्विज का तात्पर्य क्या होता है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत। तो इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए
द्विज का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पे ब्राह्मण और दांत, ठीक है। पक्षी भी होता है, तो तीनों जो है द्विज के क्या है, पर्यायवाची है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो द्विज का पर्यायवाची नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है, तर्जनी, उत्तरीय या फिर कपोल। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए तर्जनी भी शरीर के अंग में आता है, कपोल भी शरीर के अंग में आता है, लेकिन उत्तरीय जो है ये शरीर के अंगों में नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृषा किस शब्द का पर्याय है, मिथ्या, मृत्यु या फिर मुक्ति। तो मृष्या का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिथ्या से, ठीक है। मृष्या का अर्थ क्या होता है, मिथ्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए, सुधा, चंद्रमा या फिर प्रकृति। तो वसुधा का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वसुधा का तात्पर्य क्या होता है, तो होता है धरती, जो कि हमारे ऑप्शन धरती हो, पृथ्वी हो, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, इच्छुक, लालायित या फिर उत्सुक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इच्छुक और लालायित और उत्सुक सभी क्या है, सभी जो है उत्कंठित के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्या होगा, शाश्वत, नश्वर या फिर निरंतर। तो राइट आंसर है यहाँ पे चिरंतन का जो विलोम होता है वो होता है नश्वर, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग या फिर अमार्ग। तो राइट आंसर है यहाँ पे सन्मार्ग का जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया, हम लगाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सन्मार्ग का जो विलोम होगा वो हो जाएगा कुमार्ग, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, उपयुक्त या फिर अनुपयुक्त। तो राइट आंसर है यहाँ पे उक्त का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनुक्त, ठीक है। उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है, लेकिन जो उक्त पूछा गया है तो उक्त का अनुक्त होगा। नेक्स्ट है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बै, बैठ या फिर अक। तो राइट आंसर है यहाँ पे बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बैठक में क प्रत्यय है, बैठ शब्द है उसमें क प्रत्यय जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा के हैं। तो हम जो बद शब्द होते हैं जो उपसर्ग लगाते हैं वो किस भाषा का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है या फिर उर्दू फारसी का है। तो बद शब्द जो है ये उर्दू फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, अति, अपि या फिर अधि। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अतीव में जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, अति जमा ईव, अति जमा ईव बन जाएगा अतीव। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है त पे, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए, पाषाण, कंकन या फिर प्यासा। तो यहाँ पे देखिए प्यासा, तो प्यासा क्या है, यहाँ भी हमें बताना है तद्भव शब्द। तो प्यासा क्या है, तद्भव शब्द है किसका, तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पिपासु। पिपासु का तद्भव रूप हो जाता है प्यासा। पाषाण का क्या होता है तद्भव रूप, पाहन। वहीं पे कंकन, कंकन किसका होता है, कंगन का। कंगन जो होता है वो तद्भव होता है और कंकन जो होता है ये तत्सम रूप होता है, ठीक है। तो प्यासा यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पिपासु।
तो सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से एक शब्द तद्भव है, गोधूम, अंधकार या फिर स्कंध। तो देखिए यहाँ पर गोधूम, तो यहाँ पर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा तद्भव है। गोधूम तद्भव है, अंधकार तद्भव है और स्कंध तद्भव है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से सारे क्या है, तद्भव है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अमी का तत्सम रूप है, अमीय, अमृत या फिर अमृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमी का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अमृत। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चारपाई डैश शब्द है, रूढ़, यौगिक या फिर योग रूढ़। चारपाई क्या शब्द है, तो यहाँ पर इसके टुकड़े हो सकते हैं, चार पैरों वाला चारपाई, चार पाई, ठीक है। तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, संप्रदान, कर्म या फिर अधिकरण। अब से और अलगाव की जो स्थिति होती है ये किस में आती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किस में आती है, तो ये आती है अपादान कारक में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे अपादान जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, बहन को पुस्तक देता है, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। अब यहाँ पे क्या है, बहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे कर्म कारक है, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम से जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो क्रिया का प्रभाव यहाँ किस पे पड़ रहा है, कर्म पे, कि उसने कर्म क्या किया, पुस्तक दी। तो यहाँ पे को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मृण्मय, उऋण या फिर उत्तीर्ण। तो जिसने ऋण चुका दिया हो, इसके लिए एक शब्द आएगा उऋण। मृण्मय क्या होता है, जो वस्तु मिट्टी की बनी हो, मृण्मय जो वस्तु क्या हो, मिट्टी की बनी हो, वो आता है मृण्मय। और उत्तीर्ण तो पता ही है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो क्या होता है, पास कर ली होती है, तो उसको उत्तीर्ण कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव या फिर विचार। तो कर्मवाच्य में अगर कर्म की बात हो रही है तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ प्रधानता होगी कर्म की, ठीक है। नेक्स्ट है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण वर्तमान काल या फिर अपूर्ण भूतकाल। उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो यहाँ पे क्या है की बात हो रही है तो क्या कहेंगे हम इसको, पूर्ण वर्तमान काल इसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, पौधा, पुस्तक या फिर सहायता। तो सहायता जो है हमेशा क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होता है। वहीं पे अगर बात करें पौधा और पुस्तक, तो ये बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे पौधा का हम पौधे कर लेते हैं, पुस्तक का पुस्तकें कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सहायता हमेशा सहायता ही रहता है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चील, कुर्सी या फिर पक्षी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पक्षी शब्द जो है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी बात करें तो चील और कुर्सी जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। श्याम बाजार जा रहा है, तो बाजार जा रहा है, कर्म करने जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माँ खाना बनाती है, सुबह नाश्ता बनाती है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, कालवाचक।
नेक्स्ट है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर यौगिक क्रिया? तो हथियाना चिकनाना ये सभी जो है नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना। तो चलना, सोना, मुस्कुराना ये सभी क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है? ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। ठीक है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है? यह घोड़ा अच्छा है, ये जो शब्द है क्या है? यहाँ यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी, आलस्य या फिर अलस। तो आलस का विशेषण क्या होगा? तो वो हो जाएगा आलसी। नेक्स्ट है डैश मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। मेरे, मुझको या फिर मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं जो है ये क्या प्रयुक्त होता है? तो मैं जो है मेरे जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मुझको और मेरे लिए ये इसका एक वचन रूप है। मेरे मैं के रूप में क्या हो जाएगा? मैं के साथ इसका क्या हो जाएगा? संबंध कारक का रूप हो जाएगा। यहाँ पर ये इसका क्या प्रकट करेगा? संबंध। बाकी मेरे लिए और मुझको जो है ये संप्रदान कारक का रूप प्रकट करेगा। नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद है? 8, 5 या फिर 4? तो सर्वनाम के जो हैं कि कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा, वचन या फिर पुल्लिंग शब्द। तो राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से भाववाचक संज्ञा जो है बनाए जाते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना या फिर नीला। तो राइट आंसर है संज्ञा शब्द यहाँ कौन सा है? तो गंगा जो है ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है। पुराना तो आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। नीला यहाँ पे क्या है? ये भी उसमें कलर बता रहा है, ये भी उसी में आएगा भाववाचक। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। उपयुक्त, व्यंग्य या फिर पूजनीय। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे व्यंग्य जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि शब्द क्या होता है? व्यंग्य होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? व्यंग्य। पूजनीय सही है और उपयुक्त सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द छांटे। तो अक्षुण का कौन सा रूप जो है यहाँ पर शुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अक्षुण जो है ये वाला शुद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव या फिर उपदेशक। तो राइट आंसर है यहाँ पे उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निदेशक के लिए हम ऐसे डैश लगाते हैं और लाघव के लिए ऐसे बिंदी चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर हंस पद। अब यहाँ पे कौन सा विराम प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे हमें पूर्ण विराम जो है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? 2, 5 या फिर 3? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 2 जो है अयोगवाह देखने को मिलते हैं। वो कौन सी होते हैं? मैंने बताया आपको 2 होते हैं। तो कौन से 2 होते हैं? तो अनुस्वार
और विसर्ग ये दो अयोगवाह होते हैं। अनुस्वार यानी अंग की जो मात्रा होती है और विसर्ग जहाँ पे दो बिंदी होती है, इनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक या फिर ह्रस्व में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दीर्घ स्वर से भी जिसको बोलने में उच्चारण में अधिक समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। वो हमारा होता है जैसे हम बोलते हैं ओम। ठीक है, ये क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? मारवाड़ी, मेवाड़ी या फिर मागधी? तो मागधी जो है ये राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है? मनु भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर मृदुला गर्ग? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आपका बंटी जो है ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या फिर अज्ञेय को? तो राष्ट्र कवि किनको माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट है, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? घनानंद, केशव या फिर बिहारी? तो राइट आंसर है बिहारी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी या फिर भोजपुरी? तो राइट आंसर आ जाएगा ब्रज भाषा। ठीक है, इनके रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है गद्यांश। तो अब गद्यांश पढ़ते हैं और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न है, चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नकारात्मकता का आशय है निराशावाद, स्वीकार्यता या फिर सकारात्मकता? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? निराशावाद। निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। के लिए कहा जा सकता है निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरों के आनंद में दुखी रहते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे कि निराशावादी जो है दूसरों के आनंद में क्या है? दुखी रहते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों ही वाक्यों के बारे में कह सकते हैं कि निराशावादी के संबंध में क्या है, तीनों ही वाक्य क्या है? सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, आत्मिक आनंद से आशय है आह्लाद, मन की मौज या फिर उपहास? आत्मिक आनंद, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आह्लाद से। नेक्स्ट है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है ऑफिसर, अथॉरिटी या फिर लॉर्ड? तो देखिए प्राधिकारी, इसके लिए एक शब्द आ जाएगा अथॉरिटी। ठीक है, ऑफिसर का मतलब होता है अफसर और लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र,
अर्धशासकीय पत्र या फिर टिप्पणी, तो उसको कहा जाता है अर्धशासकीय पत्र। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, यानी नखरे उठाना, नाक में दम करना या फिर नाक चढ़ाना। तो खुशामद करना का अर्थ होता है नखरे उठाना, ठीक है। नाक में दम करना यानी कि बहुत तंग करना, नाक चढ़ाना यानी कि घृणा व्यक्त करना। नेक्स्ट है आग लगाकर पानी को दौड़ना। कहावत का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, अड़चन डालना या फिर पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पहले झगड़ा लगा देना और फिर शांत करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है सहमत होना, धोखा देना या फिर जीत जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अंगूठा दिखाना, यानी अंगूठा दिखा दिया यानी हमने क्या किया, किसी को धोखा दे दिया। दोस्त मुसीबत में आए तो उसको अंगूठा दिखा दिया यानी उसको धोखा दे दिया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति या फिर उपमा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्या है शब्दालंकार है, ठीक है। चलिए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, श्लेष, यमक या फिर अनुप्रास। तो वर्णों की आवृत्ति जो है अनुप्रास अलंकार में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चौपाई कितनी मात्राओं का संग छंद है, 12, 14 या फिर 16। तो राइट आंसर है 16 मात्राओं का। नेक्स्ट है दी गई पंक्तियों में रस बताइए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभाव समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ पे श्रृंगार रस है, वीर रस है या फिर हास्य रस है। तो यहाँ पे वीर रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 30, 31 या फिर 32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है, यह जूते अच्छे। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो है यह, क्योंकि यहाँ पे प्रयुक्त होना चाहिए ये जूते अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। ये किस प्रकार का वाक्य है, विस्मयादिबोधक, इच्छा बोधक या फिर निषेधवाचक। तो राइट आंसर है यहाँ पर ये क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है चतुर्भुज समास शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पे बताया गया है चतुर्भुज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है चतुर्भुज, चार भुजाएं किसकी होती है, विष्णु की होती है ना। चार भुजाओं किसकी होती है, भगवान विष्णु की होती है। यहाँ पे कौन सा समास है मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। सुपुरुष, तो सुपुरुष में क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा। सुपुरुष में सुंदर पुरुष। यथाशीघ्र में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। अब यहाँ पे क्या प्रयुक्त हो गया, यथा। तो यथा देखते ही क्या लगा दोगे, अव्ययी भाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें, वैधानिक, संवैधानिक या फिर
निरुद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, तो आ जाएगा अवैध। ठीक है। संवैधानिक क्या होता है, तो जो संविधान के अधीन हो तो उसके लिए शब्द आता है संवैधानिक, और जो विधि के अधीन हो उसके लिए शब्द आता है वैधानिक। यहाँ पे शब्द है जो कानून के विरुद्ध हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, अवैध। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी आज की प्रश्नोत्तरी थी। नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस टेस्ट में लेके आऊँगी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।